फिलहाल जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो पर्याप्त नहीं है। हमें समय के साथ चलने के लिए मॉडर्न सिस्टम को भी अपनाना होगा और मॉडर्न जो प्रचार प्रसार के साधन हैं उनको अपनाना होगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट से हमें इस तरह की कोई सहायता नहीं मिलती, या गवर्नमेंट केवल आयुर्वेद के लिए कोई स्पेशल बजट ऐसा नहीं रखे हुए जैसा कि एलोपैथी के लिए है। इसके लिए जो भी हम काम कर पा रहे हैं या करेंगे, मैं स्वयं ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक आयुर्वेद का अपना के एनसाइक्लोपीडिया विकसित किया जाए। एक मेरी इस बारे में कुछ टेक्नीशियन से बात भी हुई है, मैं ब्लूप्रिंट भी इसका तैयार कर रहा हूँ एनसाइक्लोपीडिया के लिए। एक सर्च इंजन अपना बनाया जाए जिससे जितना भी, देखिए आयुर्वेद एक ऐसी इतनी गूढ़ और विस्तृत विद्या है कि जो भी है प्राकृतिक और जो प्रकृति में पाया जाता है वो सब कुछ आयुर्वेद में समाहित है। वो पूरी तरह कारगर होगा, क्योंकि जितना डाटा हम उसमें डालेंगे, आप मेरा प्रयास ये है कि जो डाटा हम उसमें डालेंगे उसके आधार पे देश के अंदर बैठा कोई भी चिकित्सक उस सिस्टम से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें डालेगा तो उसको आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी लोग हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं वो उस पर डिपेंड होंगे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, वो उसको निरंतर अपडेट करेंगे, अपनी नॉलेज उसमें डालेंगे, तो इस प्रकार से हम उसको जन साधारण में फैला पाएंगे। ये मेरा प्रयास है। देखिए, बिना आधार के, बिना नींव के कोई भी जमीन, कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आधार आयुर्वेद का वो पुराने ग्रंथ ही हैं जिनके आधार पे सारी विद्या खड़ी हुई है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्यहास्ति न तत्क्वचित्, ये चरक ने कहा है कि जो यहाँ इस मेरे ग्रंथ में है, मेरी रचना में है, वो संसार में आपको प्रैक्टिकल रूप में कहीं भी मिलेगा, और जो सिद्धांत रूप में यहाँ नहीं है वो प्रैक्टिकल रूप में कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रयास यही है कि आयुर्वेद के मौलिक ग्रंथ हैं चरक और सुश्रुत संहिता, उस सबसे पहले उन्हीं को सिस्टम में डाला जाए, उन्हीं का डाटा तैयार किया जाए। उसके बाद जो अनेक भाषाओं में, देखिए 1120 संज्ञेय रोग चरक सुश्रुत संहिता में आचार्य धन्वंतरी जी ने सुश्रुत को बताए हैं, और 1120 रोगों में उन्होंने तैयार किए हैं 573 द्रव्य, 573 मेडिसिन, यानी अलग अलग चीजें जो उन रोगों में इस्तेमाल की हैं। उन 573 दवाइयों के अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में अलग नाम है, संस्कृत में भी उनके अनेकों पर्याय होते हैं। तो जो भी सिद्ध चिकित्साएं हैं वो सारी सिद्ध चिकित्सा शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर ही काम कर पाती है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता। लेकिन उनके नाम भिन्न होने की वजह से जानकारियां भिन्न हो जाती हैं। दूसरा आदमी संदेह में पड़ जाता है कि भाई ये मेडिसिन ये है कि नहीं है। या एलोपैथी में है, जो उनकी मूल मेडिसिन होती है वो एक ही होती है, लेकिन उसके ब्रांड नाम अलग अलग हो जाते हैं, वो तो ब्रांडिंग हो गई। लेकिन यहाँ आयुर्वेद में पर्याय अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मूल मेडिसिन है वो एक ही रहती है। तो उसके पर्यायों को संग्रहित करना और उसको प्रत्येक व्यक्ति से परिचित कराना, यही मेरा प्रयास है। देखिए, सरकार, आज का जो युग है वो व्यापारिक युग है। जहाँ से अधिक लाभ आता है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, जहाँ से कम लाभ आता है वहाँ पे कम इन्वेस्ट किया जाता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी आयुर्वेद में एक व्यवस्था है कि 6 महीने में आमतौर पे कलेक्ट की हुई मेडिसिन जो है वो शक्तिहीन हो जाती है। जितनी जल्दी ग्राहक तक या उपभोक्ता तक आप जितनी जल्दी मेडिसिन तैयार करके पहुँचाओगे उतनी ही ज़्यादा वो कारगर होगी। दूसरा कारण ये होता है कि यदि आपके सिस्टम में आपने जो प्रॉपर शास्त्रीय फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन नहीं बनाते तो फिर वो काम नहीं करेगी। आप अपनी कल्पना से बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो वो एनसाइक्लोपीडिया तैयार करने का मेरा उद्देश्य यही है ताकि जो स्टैंडर्ड है वो कायम हो सके और वो सबके समझ में आए।